नमस्ते और स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्थानीय स्वशासन की नींव के बारे में, यानी पंचायती राज व्यवस्था। बिल्कुल, वो सफर जो दिल्ली के सांसद भवन से शुरू होकर भारत के सबसे छोटे गांव की चौपाल तक पहुंचता है। और इस सफर के कह सकते हैं कि मुख्य किरदार हैं संविधान के वो अनुच्छेद जो लोकतंत्र को जमीन पर लाते हैं। तो हमारा मिशन है इस पूरी जटिल व्यवस्था को, इसकी शक्तियों को बहुत ही आसान भाषा में समझना। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। इस विशाल इमारत की नींव क्या है? इसका पहला पत्थर। इसकी नींव है ग्राम सभा। और ये कोई चुनी हुई समिति नहीं है। अच्छा। नहीं, ये गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा है। मतलब गांव का हर वो व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो इसका सदस्य है। ओह, तो ये गांव की अपनी संसद हो गई एक तरह से। बिल्कुल, आप इसे गांव की संसद कह सकते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप है जो आज भारत में मौजूद है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो असल में ग्राम सभा करती क्या है? यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। ग्राम सभा सीधे तौर पर विकास की योजनाओं को मंजूरी देती है। वो तय करती है कि गांव में सरकारी योजनाओं का लाभार्थी कौन होगा, और सबसे जरूरी, वो चुनी हुई ग्राम पंचायत के कामों पर नजर रखती है, उनसे सवाल पूछती है। यानी पंचायत जवाबदेह है ग्राम सभा के प्रति। सीधी सी बात है, पंचायत एक तरह से एग्जीक्यूटिव है और ग्राम सभा लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ग्राम सभा यानी नींव पक्की हो गई, लेकिन रोजमर्रा के काम जैसे सड़क बनवानी है या पानी की टंकी लगवानी है, उसके लिए तो एक ढांचा चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए संविधान एक त्रिस्तरीय मतलब 3 tiered स्ट्रक्चर की बात करता है। 3 स्तरों पर? जी, सबसे निचले यानी जमीनी स्तर पर है ग्राम पंचायत। फिर कई गांवों को मिलाकर ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति, और फिर पूरे जिले के लिए सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। और इन स्तरों पर लोग चुने कैसे जाते हैं? क्योंकि यहीं से प्रतिनिधित्व का सवाल उठता है ना? बिल्कुल, और इसी सवाल के जवाब में इस व्यवस्था की आत्मा बसती है। ये सिर्फ सीटें भरना नहीं है, ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। कैसे? संविधान कहता है कि हर स्तर पर अनुसूचित जातियों यानी SC और जनजातियों यानी ST के लिए सीटें आरक्षित होंगी। और ये आरक्षण किस आधार पर होता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अगर किसी ब्लॉक में 20% आबादी SC समुदाय की है तो वहां की पंचायत समिति की 20% सीटें वो SC उम्मीदवारों के लिए ही होंगी। और महिलाओं के बारे में क्या? अक्सर उनकी भागीदारी तो बहुत कम रहती है। हाँ, और इसी को बदलने के लिए संविधान ने एक बहुत कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम उठाया। वो क्या? हर स्तर पर ग्राम, ब्लॉक और जिला कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 33.33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ सदस्य के पदों पर नहीं, अध्यक्ष या सरपंच के पदों पर भी लागू होता है। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ? क्या सच में बदलाव आया? इसने एक सामाजिक क्रांति की एक तरह से शुरुआत की है। लाखों महिलाएं पहली बार घर से निकलकर राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हुई हैं। हाँ, सरपंच पति जैसी चुनौतियां हैं। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है। लेकिन अब महिलाएं सवाल पूछ रही हैं, बैठकें कर रही हैं। ये एक धीमी लेकिन बहुत मजबूत प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक सवाल। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक सीट हमेशा के लिए ही आरक्षित रह जाए? नहीं, यही पर व्यवस्था की खूबसूरती है। ये सीटें रोटेशन पर काम करती हैं। रोटेशन मतलब हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलती रहती हैं, ताकि कोई भी क्षेत्र हमेशा के लिए आरक्षित ना रहे और सभी को बारी-बारी से मौका मिले। ठीक है, तो पंचायतें बन गई, प्रतिनिधित्व भी हो गया। अब बात आती है स्थिरता की। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल? हाँ बिल्कुल, अपनी पहली बैठक की तारीख से पूरे 5 साल। और अगर किसी वजह से पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है, जो नई पंचायत चुनी जाएगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बची हुई अवधि के लिए ही काम करेगी। अच्छा, ताकि व्यवस्था में निरंतरता बनी रहे। जी। और सदस्य बनने के लिए योग्यता न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये तो साफ है। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ राज्यों ने कुछ और शर्तें भी लगा दी हैं। बिल्कुल, कुछ राज्यों ने शर्तें जोड़ी हैं, जैसे 2 से ज्यादा बच्चे ना होना। हाँ। या घर में एक फंक्शनल शौचालय होना, या बिजली पानी का बिल बकाया ना होना। इन पे काफी बहस होती है। वैसे बहस तो होगी ही। ठीक है, तो अब हमारे पास एक पूरी संरचना है, लेकिन
एक कार का ढांचा कितना भी अच्छा हो, बिना ईंधन के तो चलेगी नहीं जी। तो इन पंचायतों को काम करने की शक्ति कहाँ से मिलती है? ये करती क्या है असल में? और ये सबसे जरूरी सवाल है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं। 29 विषय? जी। और ये कोई छोटे मोटे विषय नहीं है। इनमें वो सब कुछ है जो गांव के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। इसमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन जैसे मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े काम हैं। ठीक है। फिर ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, ये सब बुनियादी ढांचे के काम। और सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ये सब भी इन्हीं के दायरे में आते हैं। तो ये सिर्फ काम की लिस्ट नहीं है, ये तो गांव के विकास का पूरा खाका बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान इन्हें सिर्फ एजेंसी नहीं बल्कि स्वशासन की संस्था कहता है। मतलब उन्हें अपने गांव के लिए योजना बनाने और फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन जैसा आपने कहा, बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चलती। सही बात। शक्ति बिना संसाधनों के खोखली है, तो पैसा कहां से आता है? इसके लिए एक मल्टी लेड व्यवस्था है। पहला जरिया है पंचायतों की अपनी आय। अपनी आय? वो कैसे? उन्हें कुछ स्थानीय कर और शुल्क लगाने का अधिकार है, जैसे हाउस टैक्स, पानी का टैक्स या गांव के बाजार से शुल्क वसूलना। लेकिन ये तो बहुत कम रकम होगी। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा और सबसे बड़ा जरिया है राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा। अच्छा, ग्रांट्स? जी, ग्रांट्स एंड एड। और केंद्र की जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका पैसा भी इन्हीं पंचायतों के जरिए जमीन तक पहुंचता है। और क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो ये देखे कि राज्यों और पंचायतों के बीच पैसे का बंटवारा ठीक से हो? हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में बनता है ये? जी, हर 5 साल में। इसका काम है राज्य सरकार को सिफारिश करना कि राज्य के टैक्स का कितना हिस्सा पंचायतों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पैसा आ गया, लेकिन जहां पैसा होता है वहां गड़बड़ी की गुंजाइश भी होती है। तो कोई सेफ्टी वॉल्व है? जवाबदेही कैसे तय होती है? बिल्कुल। और इसके लिए दोहरी सुरक्षा है। पहली है औपचारिक लेखा परीक्षा, यानी फॉर्मल ऑडिट। सरकारी ऑडिट जैसा? हाँ, जैसे किसी भी सरकारी विभाग का होता है। लेकिन दूसरी व्यवस्था ज्यादा अनोखी और शक्तिशाली है, और वो है सामाजिक लेखा परीक्षा, यानी सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट? ये शब्द बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसे ऐसे समझिए, गांव के चौराहे पर मीटिंग हो रही है। पंचायत का सचिव गांव वालों को पढ़कर सुना रहा है कि कहां-कहां कितना पैसा खर्च हुआ। वो बताता है, इस सड़क को बनाने में 100 बोरी सीमेंट लगी। तभी भीड़ में से कोई खड़ा होकर पूछता है, सरपंची, वो 100 बोरी सीमेंट लगी कहां? सड़क तो 50 बोरे में ही बन गई लगती है। वाह! यही है सोशल ऑडिट। ये जवाबदेही को सरकारी फाइलों से निकालकर सीधे जनता के हाथ में दे देता है। ये तो सच में पारदर्शिता का एक बेहतरीन तरीका है। अच्छा, अब इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए निष्पक्ष चुनाव भी जरूरी है। ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं, पंचायतों के चुनाव के लिए संवैधानिक अलग संस्था का प्रावधान करता है, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर राज्य का अपना अलग आयोग। जी, हर राज्य का अपना। और ये राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करता। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। अच्छा। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है जितनी एक हाई कोर्ट के जज को हटाने की। तो ये पूरी व्यवस्था का एक खाका हमारे सामने है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये व्यवस्था पूरे भारत में एक जैसी लागू होती है या कुछ अपवाद भी हैं? इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपवाद हैं, और ये हमारे संविधान की, कह सकते हैं कि, लचीलता को दिखाते हैं। जैसे? पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेशों की है। संसद कानून बनाकर इसे उन पर लागू कर सकती है और चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकती है। और मैंने एक स्पष्ट अपवाद देखा है, दिल्ली। हाँ, दिल्ली पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। वहाँ की शासन व्यवस्था शहरी है, जिसमें नगर निगम की मुख्य भूमिका है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण छूट शायद उन क्षेत्रों को दी गई है जो 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। बिल्कुल। पूर्वोत्तर के कई राज्य और देश के अन्य जनजातीय इलाके। उन्हें इस व्यवस्था से बाहर क्यों रखा गया है? इसका कारण है उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपराओं और उनके पारंपरिक शासन के तरीकों का सम्मान करना।
संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि उन पर कोई ऐसी व्यवस्था थोपी जाए जो उनकी सदियों पुरानी प्रणालियों से मेल न खाती हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि उन क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां स्वशासन है, लेकिन उसका रूप अलग है। जैसे छठी अनुसूची वाले राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदें हैं जो बहुत शक्तिशाली होती हैं। और 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए वहां की कमी को पूरा करने और पारंपरिक ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए 1996 में एक विशेष कानून बनाया गया, पेसा अधिनियम। पेसा, ये क्या है? पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये कहता है कि किसी आदिवासी गांव में जमीन का अधिग्रहण करना हो या छोटे मोटे खनिजों का खनन करना हो तो सरकार को पहले ग्राम सभा की इजाजत लेनी होगी। ये कानून उन्हें अपने जल, जंगल, जमीन पर असली हक देता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि पंचायती राज सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, ये लोकतंत्र को भारत के हर गांव तक ले जाने का एक बहुत शक्तिशाली संवैधानिक उपकरण है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ग्राम सभा से सत्ता का सफर शुरू होता है, जहां हर वोटर एक तरह से विधायक है। फिर ये त्रिस्तरीय पंचायतों से गुजरता है, जहां आरक्षण के जरिए समाज के हर वर्ग को एक आवाज मिलती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे पंचायतों को विकास कार्य करने के लिए 29 विषयों पर शक्तियां मिली हैं और उन्हें चलाने के लिए वित्तीय संसाधन भी दिए गए हैं। और सोशल ऑडिट जैसा तंत्र उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्था कितनी लचीली है। ये दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की जरूरतों का सम्मान करती है। जी, ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक साइज सब पर फिट नहीं होता के सिद्धांत को समझता है। इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। संविधान ने तो पंचायतों को स्वशासन की संस्था बना दिया, लेकिन क्या वास्तव में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां उसी भावना से जमीनी स्तर तक पहुंची हैं, या आज भी वो राज्य सरकारों पर निर्भर हैं? और एक नागरिक के तौर पर हम अपनी ग्राम सभा की बैठकों में हिस्सा लेकर इस व्यवस्था को और कितना मजबूत कर सकते हैं?